बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पहला लेक्चर जो है वो न सिर्फ अच्छी तरह देख लिया होगा बल्कि उसे अपने पीसीज के ऊपर प्रैक्टिस भी जो कर लिया होगा और उसके रिलेटेड जो चीज़ें आपकी बुक में नोट की गई हैं उनको भी आप अच्छी तरह जो है वो समझ पाएंगे। तो गुज़श्ता लेक्चर स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने ये सीखा था कि हाउ टू क्रिएट अ रिलेशन और other name of relation is a table. So how to create a table in a database और database की फाइल को सेव कैसे करते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने न सिर्फ फाइल सेव की थी बल्कि उसके अंदर टेबल भी क्रिएट किया था। तो अब जब मैं दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आया हूँ तो बजाय इसके कि हर दफ़ा मैं ब्लैंक डेटा बेस बनाऊँ, अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी फाइल बनाई थी और उसका नाम मैंने रखा था MIS कॉलेज, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉलेज। तो यहाँ ऊपर देखें जो ऑलरेडी फाइलें बन चुकी हैं वो पड़ी हुई हैं और उसमें ये MIS कॉलेज है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हमारी ऑब्जेक्ट विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर एक टेबल बनाया था और उस टेबल का नाम रखा था SED इन्फो। अब ये ऑल कैरेक्टर जो कैपिटल हमें रूल्स के मुताबिक ये बता रहे हैं कि ये कोई टेबल है और ये टेबल आपको याद होगा हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू बनाया था। उसके बाद हमने ये कहा था कि टेबल को दो तरीकों से ओपन किया जा सकता है, एक डिज़ाइन व्यू में और एक डाटा शीट व्यू में। डाटा शीट व्यू में उसमें एंट्रीज करने के लिए और डिज़ाइन व्यू में उसके डिज़ाइनिंग में उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली जो करने की। तो ये टेबल हमने जो बनाया था इसमें हमने गुज़श्ता लेक्चर में 3 रिकॉर्ड एंटर किए थे। वो देखने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप इस पर राइट क्लिक करें और ओपन कर लें, दूसरा इस पर डबल क्लिक करें और ओपन कर लें, और तीसरा इस पर क्लिक करके ये ओपन का बटन है यहाँ क्लिक करें। तो ये जो व्यू होता है इसको डाटा शीट व्यू कहते हैं, जिसमें आप टेबल में मौजूद तमाम टपल यानी कि रिकॉर्ड्स को जो है वो और देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप एट्रीब्यूट्स को भी जो है वो बखूबी जो है वो देख सकते हैं। तो अब यहीं से काम आगे स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर आज यहीं से जो है वो स्टार्ट होगा। स्टूडेंट, हमने अभी तक जो टेबल बनाया है वो कॉन्स्ट्रेंट्स उसके ऊपर नहीं लगे हुए, यानी चेक्स उसके ऊपर नहीं लगे हुए, रूल्स उसके ऊपर नहीं लगे हुए, जिसका नुकसान क्या है कि अगर यहाँ पे देखें कोई माइनस, अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू तो एंटर नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर कोई यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है वो बताता हूँ कि यहाँ पे कोई फ्यूचर की डेट एंटर कर देता। अब डेट ऑफ बर्थ का रूल ये होता है कि वो या तो आज की होगी या आज से गुज़श्ता डेट होगी। तो मैं यहाँ पे एक डेट एंटर कर रहा हूँ 2/2/2050 की। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये डेट ऑफ बर्थ हो ही नहीं सकती। आज के दिन में आप इस तरह की डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्यूचर की, और फ्यूचर तो आप नहीं बता सकते। तो जो ही मैं टैप करता हूँ देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया। अब ये इसका मतलब है कि यहाँ पे चेक लगना जरूरी है, ठीक है जी, जिसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं डेटाबेस की जुबान में, ठीक है जी, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इसके अलावा और भी बेशुमार चीजें आज आपको मैं सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप ये देखेंगे कि किस तरह आप अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स से पाक जो कर सकते हैं। रिकॉर्ड आपका ज्यादातर जो गलतियों से क्लियर होकर जो है वो एंटर होगा डेटाबेस के अंदर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे अपने जो लेक्चर की तरफ। पहले तो मैं इस डेट को ठीक करता हूँ, 2/2/1990। अब ये तो बिल्कुल ठीक है डेट, ठीक है। अब सबसे इसको समझने के लिए इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है इनको समझने के लिए आपको फील्ड प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। फील्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, ये जो कॉलम्स हैं इनको फील्ड्स कहा जाता है। इस टेबल के अंदर टोटल 5 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस और फोन नंबर। अब गुज़श्ता लेक्चर में हमने इनकी डेटा टाइप जो सिलेक्ट की थी और आज हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट की मदद से जो है वो सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं बंद और यहाँ से टेबल पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। जब आप डिजाइन व्यू में आते हैं तो ये आपका डिजाइनिंग व्यू है जहाँ पे आपने अपने टेबल को डिजाइन किया था। यहाँ टेबल के एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं और यहाँ टेबल की डेटा टाइप्स जो लिखी जाती हैं और ये डिस्क्रिप्शन होती है। ये अगर आप ना भी लिखें तो ऑप्शनल होती है डिस्क्रिप्शन, यानी आप डिफाइन करते हैं कि रोल नंबर के अंदर किस तरह की एंट्री होगी, उसकी रेंज क्या होगी, ये सारी। अब जो आज हमने चीज पढ़नी है स्टूडेंट वो है फील्ड प्रॉपर्टीज। ये नीचे आपको नजर आ रहा है, फील्ड कहते हैं कॉलम के नाम को, ठीक है जी, कॉलम को फील्ड कहा जाता है। तो उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मदद से हम उसकी वैल्यूज को जो है वो हैंडल करना जो है वो सीखेंगे। स्टूडेंट, आपने बुक के अंदर ये पढ़ा कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट की डेटा टाइप नंबर रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले एट्रीब्यूट की डेटा टाइप क्या रखा है, नंबर रखा है, तो नंबर कौन सी टाइप का होगा, ये आपने प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर जो पढ़ा है, इंटीजर, फ्लोट,
यहाँ पे नंबर जो है वो इन किस्मों का हो सकता है, नंबर बाइट का हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, रिप्लिकेशन आईडी हो सकती है, या डेसिमल में हो सकता है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट एक चीज आपने और ज़हन नशीन करनी है कि इसमें हर जो सब डेटा टाइप है, मैन डेटा टाइप जो नंबर है और उसका फॉर्मेट क्या लें या उसका फील्ड साइज क्या लें, वो क्या है, इस वक्त बाई डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ होता है कि जी लॉन्ग। अगर मैं इसको बाइट सेलेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, यानी हमने रोल नंबर की डेटा टाइप रखी नंबर और उसका फील्ड साइज हमने सेट कर दिया है बाइट। अब फील्ड साइज बाइट हमें ये बताता है बुक के अंदर कि आप इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड का नाम रोल नंबर है, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 एंटर कर सकेंगे और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप क्या एंटर कर सकेंगे, 255। अगर आप 256 एंटर करेंगे या आप माइनस की कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो एरर आएगा। तो बढ़ते हैं, इस वैलिडेशन को चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही। यहां से पहले इसको करते हैं सेव और यहीं से आप डाटा शीट व्यू में चले जाए। अब यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूं और उसमें मैं एंटर करता हूं जी 256, एंटर किया जी 256 रोल नंबर। जो ही टैब दबा के मैं आगे चलूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। थोड़ा सा सिस्टम जब भी दे दे, एरर जनरेट हो गया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड फॉर द फील्ड। आपने जो वैल्यू यहाँ एंटर की है वो वैलिड नहीं। ये मुझे कैसे पता लगा, ये बुक के अंदर बताया गया है कि अगर आप नंबर की डेटा टाइप बाइट रखते हैं तो आप मैक्सिमम वैल्यू 255 एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, -1, तो फिर भी एरर आएगा। अगर मैं 0 एंटर करता हूं तो फिर देखते हैं 0 पे एरर नहीं। ठीक है जी, 0 से वो स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, 255 तक। 255 में भी कोई एरर नहीं होगा, 256 में भी कोई एरर नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोल नंबर 256 या 257 या इस तरह के रोल नंबर रखेंगे तो फौरन एरर आ जाएगा, और 0 से छोटी वैल्यू यानी माइनस की वैल्यू को रखेंगे तो फिर भी एरर आ जाएगा। इससे क्या हो गया कि आपका कम से कम ये रोल नंबर जो है वो सेट हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका स्कूल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है जी, उसमें स्टूडेंट की तादाद जो ज्यादा है, रोल नंबर आपने ज्यादा जो जारी करने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट हम ये करेंगे कि एक तो रिकॉर्ड को हमें जो पूरा करना पड़ेगा, रिकॉर्ड नंबर 4, बाकी क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट्स है तो हम चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब आते हैं डिजाइन व्यू में। अगर हमारी जो है वो रेंज ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो फिर बाइट के बजाय हम क्या रखेंगे जी, इंटीजर। इंटीजर की रेंज होती है जी 32,767, यानी आपका मैक्सिमम जो रोल नंबर है वो 32,767 तक आता है। देखते हैं अब अगर इसमें हम 40,000 रोल नंबर लिखेंगे, यानी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हमने रखा है 40,000, वो लिखेंगे तो क्या होता है। इसको डाटा शीट व्यू में ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी 40,000। ये देखें 32,767 पे उसे कोई एरर नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये रेंज जो बढ़ जाएगी अगर आप डेटा टाइप जो क्या रखते हैं, हम देखें उसको 256 पे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि रेंज आप जो हमने जो इंटीजर लिया उसकी 32,767 तक जो रेंज होती है। तो मैं एंटर करता हूँ 32,767, कोई एरर नहीं है। 32,768 पे देखते हैं, ये देखें एरर। सो यूं हर फील्ड साइज की रेंज है, तो हमने यहाँ 4 रख दिया। ये तो हो गया नंबर्स के ऊपर चेक। ठीक है, ये किसके ऊपर हो गया चेक, नंबर्स के ऊपर। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप एक एंट्री करते हैं जेंडर नाम की, एक एट्रीब्यूट नया एंटर करते हैं जेंडर नाम का। अब आपको पता है कि जेंडर में सिर्फ 2 ही एंट्रीज हो सकती हैं, इसकी डेटा टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट। तो जेंडर की जो 2 ही एंट्रीज हो सकती हैं, और वो क्या है, वो एक तो मेल हो सकती है और एक फीमेल हो सकती है। अब इसमें क्या नुकसान हो सकता है अगर हम इस पे चेक ना लगाएं। कोई यहाँ पे मेल के स्पेलिंग ये भी लिख सकता है, MAIL, कंप्यूटर ले लेगा। कोई यहाँ पे MELA ले लेगा। ठीक है जी, यानी उस पर हमने चेक जो कोई नहीं लगाया हुआ, तो वो अपनी मर्जी से आप ये भी दे दें तो वो ले लेगा। अब ये क्या है, इससे गलतियों के चांसेस जो बढ़ जाएंगे। अब अगर आप इस पे चेक लगा देते हैं तो फिर ये गलतियों से पाक हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर चेक जो है वो किस तरह लगाया जाता है और उसको हम जो समझेंगे। टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कौन कौन से चेक लगते हैं। चलिए डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। हमारी पहली जो टेक्स्ट फील्ड है वो है नया। अगर किसी भी एट्रीब्यूट की डेटा टाइप आपने टेक्स्ट सेलेक्ट की हो तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है उसका साइज। उसका क्या होता है जी, साइज। यानी हम
नंबर में नेम के अंदर जो मैक्सिमम नेम ले सकते हैं वो कितने करेक्टर का हो सकता है? 50 करेक्टर का। वैसे जो टेक्स्ट की रेंज कितनी होती है जी? 255, 255 करेक्टर का नाम आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे जो नाम है वो कोई 5 करेक्टर का है, कोई 6 करेक्टर का है जो हमने ऑलरेडी एंटर किए हुए। अगर मैं इसकी रेंज रख दूं, एक मतलब पहले देख लें, यहाँ नाम जो पूरे पूरे लिखे हैं। तनवीर 7 करेक्टर पर मुश्तमिल है, जमील 5 पर और यासर भी 5 करेक्टर पर मुश्तमिल है। हमने हद दी है कितनी? 50 करेक्टर। अब उस हद को मैं जो कम करता हूं और ले आता हूं जी 4 करेक्टर के, तो क्या नुकसान होगा? जब मैं इसको सेव करता हूं तो कहता है आपका सम डेटा में भी लॉस्ट, क्योंकि अब आपने उसको कहा है कि नेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 करेक्टर आ सकते। अब देखते हैं जो हमने ऑलरेडी एंटर किए थे उसके साथ क्या हो रहा है। तो हम डिजाइन व्यू में जाएं तो देखें तनवीर के 4 करेक्टर के बाद के जो करेक्टर है वो जाया हो गए, जमील के 4 करेक्टर के बाद के जो करेक्टर है वो जाया हो गए, यासर के 4 करेक्टर के बाद जो करेक्टर है वो जाया हो गए। और इसके बाद अगर लिखने की भी आप कोशिश करते हैं तो वो नहीं लिखने देगा, देख रहे हैं, वो नहीं लिखने देगा। तो ये तो होगी फील्ड साइज, यानी ये आपको बता देते हैं, आप अपने डेटाबेस को बता देते हैं कि मेरी इस फील्ड के अंदर इसकी डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट रखी हुई है, उसमें मैक्सिमम इतने करेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं। वो डिफॉल्ट जो है वो डेटाबेस ने कितने रखे होते हैं? 50, क्योंकि अमूमन हमारे नाम 50। अगर आप समझते हैं कि आपके नाम इससे बड़े तो आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम 255 तक, सॉरी 65,536 करेक्टर की रेंज का जो है वो आ सकता है जो नाम, और ये बहुत बड़ी रेंज है। तो अमूमन जो है वो 50 के अंदर ही नाम आ जाते हैं। अब देखिएगा पहले तो वो लिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब जब मैंने रेंज 50 किया तो अब ये दोबारा जो है वो इसके अंदर अगर मैं लिखूं तो वो वैल्यू ले रहा है। तो स्टूडेंट ये भी आपको प्रॉपर्टी जो है वो समझ आ गई होगी कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है जब आपकी डेटा टाइप टेक्स्ट हो, और फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है जब आपकी डेटा टाइप नंबर हो। तो ये दोनों जो कवर हो। अब बढ़ते हैं कुछ और आगे, जेंडर पे मैं जो चेक लगाने जा रहा हूँ। जेंडर पे चेक लगाने के लिए हमने इसकी डेटा टाइप रखी थी टेक्स्ट, ठीक है जी। अब टेक्स्ट के नीचे एक तो हो गया फील्ड साइज, फील्ड साइज को मैंने जो मैं यहाँ पे वैलिडेशन रूल जो बनाऊंगा, ये लिखा हुआ है वैलिडेशन रूल, यानी आप कोई रूल बनाएंगे, वैल्यू उससे पहले उस रूल से कंपैरिजन होगी। अगर रूल की पूरी उतरती हुई तो ठीक, नहीं तो वो क्या करेगा? एरर देगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ सकती है, ये या को इंग्लिश में कहते हैं और। तो मैं कहता हूं यहाँ पे जो वैल्यूज आ सकती हैं वो मेल स्पेस देके और फीमेल के वैलिडेशन रूल क्या है इसका? मेल और फीमेल। कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है? जेंडर सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके पीछे निशान बता रहा है कि क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है? जेंडर। जो ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा उसने जो थोड़ी बहुत जो गलतियां थी वो उसने उसके अंदर, मैंने डबल कॉमा नहीं लगाए थे, वो उसने ऑटोमेटिकली लगा दी। ठीक है जी, अब ये एंट्री हो गई। अब जाते हैं और वहां पे वैल्यूज एंटर करते हैं, देखते हैं क्या। जेंडर के अंदर अगर मैं MAL लिखा हूं मेल, तो देखिए यार वन आर मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल मेल और फीमेल। अब इस तरह का मैसेज जो है वो यूजर को तो समझ नहीं आएगा। आप तो डेटाबेस के स्टूडेंट हैं, आपको तो समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मेल या फीमेल ही अलाउ है। तो मैं मैसेज भी अपनी मर्जी से सेट जो कर सकता हूँ कि भाई यूजर अगर जो गलत जो वैल्यू एंटर करे तो उसको मैसेज जो किस तरह का आए। तो उसके लिए जेंडर पे वैलिडेशन रूल के नीचे होता है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मुराद होता है जी कि अगर आपने वैलिडेशन रूल के खिलाफ कोई वैल्यू एंटर की तो वो जो एरर जनरेट करेगा, जो मैसेज देगा, वो मैसेज में क्या लिखा हो। तो मैं यहां लिखता हूं जी प्लीज एंटर मेल और फीमेल। तो अब क्या होगा, अब और ये आपने डबल कॉमों के अंदर लिखना, ये जो मैसेज आपने लिखना है ये डबल कॉमास के अंदर जो है वो आपने लिखना है। सेव किया है इसको। अब देखिएगा कि अगर मैं गलत वैल्यू एंटर करता हूँ यहाँ पे तो जो मैसेज मैंने सेट किया है वो आएगा। पहले तो कुछ और लिखा हुआ आया था, अब प्लीज एंटर मेल और फीमेल। यानी अगर आप मैसेज को खुद से हैंडल करना चाहते हैं तो आप जो है वो जो वैलिडेशन टेक्स्ट है उसके अंदर जो लिखेंगे डबल कॉमों के अंदर, वो आपको एरर मैसेज के ऊपर जो लिखा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जब तक आप मेल के सही स्पेलिंग एंटर नहीं करते, स्मॉल और कैपिटल से उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग वही होने चाहिए, केस सेंसिटिव नहीं है फीमेल के स्पेलिंग। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। प्लीज एंटर द मेल और फीमेल। तो यहां से आपने देखा कि ये काफी हद तक जो कवर हो गया। लेकिन बार बार लिखने से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यानी आपने
इसी के आगे एक एट्रीब्यूट और रख दिया डिस्ट्रिक्ट नाम का, जिसमें बजाय यूजर एंटर करे आप कहते हैं 10 वैल्यू में से यूजर को सिलेक्ट करेगा वैल्यू, टाइप करने की वहां जो है वो फैसिलिटी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसी जेंडर के ऊपर मैं लगा देता हूं, डिजाइन व्यू में जाएं और डिजाइन व्यू में हमने इसकी डेटा टाइप क्या रखी हुई है टेक्स्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम कहां से सेट करेंगे, अब हम इस पे चेक बॉक्स सॉरी टेक्स्ट बॉक्स के बजाय कम्बो बॉक्स लगाना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन खुले और उसमें 2 लिखे हूं, मेल और फीमेल, और मैं कोई और सिलेक्ट करूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके फील्ड प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे लुकअप के अंदर। लुकअप में इस वक्त जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो किस में हो रही है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैं इसके बजाय इसको कहता हूं जी कि आपने क्या करना है, लिस्ट बॉक्स देना है। क्या देना है, कम्बो बॉक्स। अब कहता है कम्बो बॉक्स की वैल्यू कहां से आ रही है, कम्बो बॉक्स की वैल्यू टेबल या क्यूरी में से नहीं आएंगी, बल्कि मैं उसको खुद से वैल्यू की लिस्ट दूंगा, वैल्यू की लिस्ट दूंगा और वो मैं लिखूंगा वैल्यूज कहां पे, रो सोर्स के अंदर। एक वैल्यू है जी मेल, उसके बाद सेमीकोलन, दूसरी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है जी। अब इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद अब इसको करते हैं बंद, डबल क्लिक करते हैं। अब देखिएगा वहां पे देखें कम्बो बॉक्स, अब आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा बल्कि वैल्यूज लिखी भी आ रही, यानी आप एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं यहाँ पे डिजाइन व्यू में डिस्ट्रिक्ट नाम का, DIST। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप रखते हैं टेक्स्ट। आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए आए, तो आप शुरू में क्या कर देंगे, लुकअप में जाके इसको क्या रखेंगे, कॉम्बो बॉक्स, टेबल क्यूरी के बजाय वैल्यूज जो है कहां से आएंगी, वैल्यू लिस्ट में से, और लिस्ट आप यहां टाइप कर देंगे मीरपुर सेमीकोलन कोटली सेमीकोलन विंबर, 3 वैल्यू मैंने देनी थी, सेव की। अब देखिएगा डबल कोड में डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए आएंगे, जिससे गलती के चांसेस और जो कम हो जाएंगे। जब मैं हाथ से लिखता हूं तो फिर जो गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन किया तो जहर उसमें गलती के चांसेस जो है वो नहीं होंगे। अब आते हैं डेट एंड टाइम के वैलिडेशन रूल की तरफ। अब यहां पे मैंने अभी आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि अगर कोई डेट फ्यूचर की एंटर करे तो कंप्यूटर उस पर कोई एरर जनरेट नहीं करता। तो ये चेक लगाने के लिए आपको उसी तरह फील्ड प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, डिजाइन व्यू में जाएं और यहां से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके तो इसके वैलिडेशन रूल में। अब वैलिडेशन रूल में स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने इसको कंपेयर करना है आज की कंप्यूटर की डेट के साथ। पहली तो ये है कि आपके कंप्यूटर की डेट सही होनी चाहिए। मेरे कंप्यूटर की डेट बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर आपके कंप्यूटर की डेट ठीक नहीं है तो आप इसको ठीक कर लें, क्योंकि हम इस डेट के साथ मुवाजना करेंगे। अब ये डेट उठाने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको कहते हैं डेट नाम का फंक्शन। एक्सेल में भी यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जो डेट है उस वक्त की जो डेट है उसको उठाता है। तो मैं कहता हूं जी ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है इसका वैलिडेशन रूल ये कहता है कि या तो ये छोटी हो, लेस देन आर इक्वल, या बराबर हो किसके, डेट के, और डेट क्योंकि फंक्शन है तो उसके आगे छोटी ब्रैकेट आप जो डाल दें। ठीक है, अब ये मैंने रूल क्या सेट किया है कि डेट जो मैंने एंटर किया है वो आज की डेट से या तो छोटी हो या बराबर हो। ठीक है जी, कल की डेट ना हो, आज की डेट वो लिख सकता है, कल की डेट वो ना लिखे। और अगर वो गलत लिखे तो हम उसको मैसेज दे रहे हैं वैलिडेशन टेक्स्ट में कि डेट शुड बी टुडे और प्रीवियस, नॉट फ्यूचर, और डबल कोट। ठीक है, अब ये आपको मैं अप्लाई भी जो करके दिखाता हूं, और डबल क्लिक किया, ये डेट को मैं चेंज करता हूँ, 2040 हम जो कर देते हैं। डेट शुड बी टुडे और प्रीवियस नॉट फ्यूचर। तो ये इस तरह आपने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ को हैंडल कर लिया। आज की डेट अगर कोई एंटर करेगा तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। मिडी स्टाइल होता है, पहले महीना फिर डेट और फिर साल। ये मेरे कंप्यूटर की डेट है, उसे कोई एतराज नहीं। हाँ अलबत्ता इसको मैं कल की डेट अगर डालूं तो वो
डेट क्या आ रही है, अप्रैल, अप्रैल है ना, तो ये मैं दूसरा महीना डाल रहा हूँ, उस वजह से जो एरर जनरेट कर रहा मैं चौथे महीने की 25 तारीख, ये देखें एरर आ गया। ठीक है जी। सो ये हो गया डेट का चेक, कि डेट के ऊपर आपने कैसे चेक लगाना है। ठीक है जी। इसी तरह हम कहते हैं कि हमने चेक लगाना है जी फीस के ऊपर, कि फीस कोई जो है वो माइनस में या जीरो एंटर ना करे। ठीक है जी, जीरो एंटर ना कर सके और माइनस के, जबकि यहां अगर कोई इस वक्त -12 भी डाले तो उसे कोई इतराज नहीं। ठीक है, वो उसको जो ब्रैकेट में कर देता है, जबकि खाली 12 को वो सीधा जो प्रॉपर लिखता है। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू जो है, बल्कि हम कहते हैं जी 1000 से बड़ी वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे और करेंसी के ऊपर आके हम इस पे चेक लगाएंगे कि इसका जो वैलिडेशन रूल है वो ये होना चाहिए, ये वैलिडेशन रूल इसका ये होना चाहिए जी कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर आर इक्वल टू, या बड़ी हो या बराबर हो 1000 की। कम से कम जो फीस एंटर हो सकेगी वो 1000, उससे नीचे नहीं। ठीक है जी। तो अब इसको सॉरी, ये मैंने वैलिडेशन वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू में लिख दिया है, वैलिडेशन रूल में लिखना है, क्योंकि ये बॉक्सेस ऊपर नीचे हैं तो इसलिए समटाइम जो है वो देखने में इशू हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई 900 या 90 रुपये एंटर करे तो ये एरर आएगा, 999 पे भी एरर आएगा, लेकिन 1000 पे एरर नहीं है। समझ आ गई चीज जी। सो ये है स्टूडेंट डिफरेंट किस्म के फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, जो आपकी बुक के अंदर, सेकंड ईयर की बुक के अंदर भी और फोर्थ ईयर की बुक जो एडीएस की जो बुक है डेटाबेस की, उसके अंदर भी डिस्कस जो है वो किए गए हैं। आज आपने उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। दे आर कॉल्ड द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके डेटा को बाइंड करके एरर से पास जो करके एंटर करना। सो इन कॉन्स्टेंट्स की वजह से काफी हद तक जो आपके डेटाबेस के अंदर जो गलतियों के चांसेस होते हैं, जो गलतियां आने का एहतमाल होता है, वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाती है। अभी स्टूडेंट हमने ये भी देखा था कि अगर आप किसी नॉन की एट्रीब्यूट को खाली छोड़ दें तो उससे कोई मसला नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें, इनके आगे मैंने रिकॉर्ड लिखे ही नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि ये नाम कोई बंदा जो खाली ना छोड़ सके, एटलीस्ट और चीजें बेशक जो खाली छोड़ दे, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फीस, ये खाली नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी जो देख लें, नेम, नेम के अंदर जो है वो यहाँ पे देख लें जी रिक्वायर्ड। क्या आप चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड की वैल्यू होती है नो और यस। नो का मतलब है कि अगर वो खाली भी छोड़ दे तो एरर नहीं आएगा। अगर आप इसको यस करेंगे तो इसका मतलब है कि वैल्यू मस्ट रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई किसी को खाली छोड़ेगा तो फिर एरर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको और वैल्यू लिख देता हूँ, 2/2/1992, 2300, इसको खाली छोड़ता हूँ, इन पे मैंने एक नहीं लगाया। अब यहाँ पे इसने दोबारा मुझे लिखने में इस पे लगा दिया डिजाइन व्यू, ये हमने रोल नंबर पे लगा दिया। यस, रिक्वायर्ड यस। तो इसको हम दोबारा देखते हैं, इसको अप्लाई होना चाहिए। मैं एक रिकॉर्ड पहले डिलीट करता हूँ, जो गुज़श्ता रिकॉर्ड है, इसको हम करते हैं डिलीट और एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। और ये द एसटीडी इन्फो स्टूडेंट नेम कैन नॉट कंटेन्स अ नल वैल्यू। हालांकि ये नॉन की एट्रीब्यूट था और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर ये चेक नहीं होता, नल सिर्फ आप प्राइमरी की को नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूजर नाम और ये चीजें सारी दे, तो आप हर एक की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर लेंगे। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर लेंगे, तो फिर आप किसी भी कॉलम को वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो उसको खाली नहीं जो है वो छोड़ सकेगा। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी ना हो, बिलफर्ज में यहाँ पे आमिर लिख के बाकी जो है वो खाली काम जो छोड़ देता हूँ, अब उसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बाकियों के ऊपर मैंने यस किया ही नहीं। और ये आधा रिकॉर्ड जो है वो किसी भी जो मकसद के लिए यूज
नहीं होगा, ये इनवैलिड जो वैल्यू होगी, क्योंकि टपल के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट जो मिसिंग है, तो इस तरह की जो डाटा है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो सकेगा। सो इस तरह क्या होगा, अगर आप बार बार रिकॉर्ड जो खाली छोड़ेंगे तो आपका डेटाबेस गलतियों से भरा हुआ होगा। तो आज जो चीज़ हमने पढ़ी स्टूडेंट, वो था फील्ड प्रॉपर्टीज, जो कि डिज़ाइन व्यू के अंदर जो सेट किए जाते हैं। हर डाटा टाइप के अपने जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमने जो ज़्यादा चीज़ देखी, हमने एक फील्ड साइज देखा, वैलिडेशन रूल देखा, वैलिडेशन टेक्स्ट जो देखा, और रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो देखी। बाकी प्रॉपर्टीज भी आप हेल्प की मदद से देख सकते हैं, जैसे इन पुट मास्क की हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फॉर्मेट की हेल्प अगर आप जो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से F1 दबाएंगे तो फील्ड साइज की हेल्प जो है वो आपको नजर आ जाएगी। इसी तरह बाकी कई प्रॉपर्टीज की हेल्प, जैसे वैलिडेशन टेक्स्ट के लिए आप F1 दबाएं तो आपको उसकी हेल्प जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि वैलिडेशन प्रॉपर्टीज फील्ड की जो है वो किस तरह सेट किए जाते हैं, ताकि जो डाटा है वो एरर से पाक जो है वो एंटर हो, उसमें गलतियों के चांसेस जो है वो कम से कम हो। अगर आपने ये चेक्स ना लगाए हों तो एरर से भरपूर डाटा जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है, और ऐसा डेटाबेस किसी को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम टेबल की तादाद 1 से बढ़ा के 2 करेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि जो रिलेशनशिप होता है दो टेबल्स के अंदर, रिलेशनशिप जो है जो कि 1 to 1, 1 to many और many to many का होता है, उसको प्रैक्टिकली किस तरह क्रिएट जो है वो किया जाता है। अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले आपने अपनी बुक के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट जो है वो स्टडी कर लेना है कि प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में इनका क्या रिलेशन होता है, प्राइमरी की पहले एग्जिस्ट करती है या फॉरेन की पहले एग्जिस्ट करती है, और डिलीट करते हुए क्या पहले प्राइमरी की डिलीट होती है और बाद में फॉरेन की होती है। अगले लेक्चर से पहले आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रिकॉल कर लेनी है बुक से, ताकि जब अगला लेक्चर आपके सामने रखा जाए तो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली होती जब नजर आएंगी तो देन आपके कंसेप्ट और ज़्यादा जो है वो डिटेल में जो है वो क्लियर होंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है आज के लेक्चर के बारे में तो वो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0302569800 के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। और दूसरा, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन जो है प्लेस जो कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए, ताकि नॉलेज इन टाइम जो है वो आज आप तक पहुंचे और आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।